हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है संज्ञान एवं सीखना। तो इसमें यूनिट 7 देखेंगे, बच्चे का व्यक्तिगत और सामाजिक संसार। तो इसमें लॉन्ग आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण क्या है? इसके तत्वों तथा प्रक्रियाओं को समझाइए और समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें देखेंगे समाजीकरण का अर्थ, पहले अर्थ देखेंगे। समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता है। अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता हुआ सामाजिक आदतों और विश्वास, रीति रिवाज एवं परंपराओं तथा आवृत्तियों को सीखता है समाजीकरण के अंतर्गत। और इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जन कल्याण की भावना से प्रेरित होते हैं। ये समाजीकरण का अर्थ है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। आपको अपने परिवार से तथा पड़ोस तथा अन्य सामाजिक वर्गों के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है समाजीकरण, और जिससे वह समाज का एक श्रेष्ठ, उपयोगी तथा उत्तरदायी सदस्य बन जाए तथा उक्त सभी सामाजिक संस्थाएं और वर्ग उनकी प्रशंसा करते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे समाजीकरण की परिभाषाएं, देखेंगे वो रॉस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो रॉस के अकॉर्डिंग है कि समाजीकरण का सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनसे एक साथ कार्य करने की क्षमता और इच्छा का विकास करता है। ये रॉस ने के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया। तो इसमें देखेंगे कि बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म के कुछ दिन बाद से ही प्रारंभ हो जाती है और बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार से प्रारंभ होती है और परिवार के सदस्य के रूप में बालक परिवार के अन्य सदस्यों की अंतः क्रियात्मक संबंध स्थापित करते हैं और अनेक व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। और इस प्रकार अनुकरण करते हुए वह जाने अनजाने में बालक परिवार के सदस्यों की भूमिका को भी अदा करते हैं। ये समाजीकरण की प्रक्रिया में बताया गया है कि जब बालक जन्म लेता है तो प्रारंभ में वह समाजीकरण की प्रक्रिया ही उसकी आरंभ हो जाती है और वह जाने अनजाने में परिवार की भूमिका को अदा करने लगता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है समाजीकरण के तत्व। तो तत्व देखेंगे। समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण की प्रक्रिया को बड़ी बारीकों से अध्ययन किया है और इनके अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया के 4 तत्व हैं। तो पहला देखेंगे मनुष्य के जैव की विशेषताएं। तो मनुष्य की जैव की विशेषताएं देखेंगे। मनुष्य को अपनी जैव की विशेषता है वह कुछ मूल प्रवृत्तियों और संवेगों और सामान्य जन्मजात प्रवृत्तियों और इंद्रियों और मस्तिष्क को लेकर जन्म लेता है और इन्हीं के आधार पर उसका समाजीकरण होता है और इनके आधार पर हमें समाजीकरण और इनके अभाव में हम उसका समाजीकरण नहीं कर पाते। ये मनुष्य की जैव की विशेषता में बताया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो देखेंगे मनुष्य के समाजीकरण के लिए दूसरा आवश्यक तत्व सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य में जो समाजीकरण है उसका दूसरा तत्व सामाजिक की अंतःक्रियाएं हैं। जब तक कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के संपर्क में नहीं आता है और उनके बीच अंतःक्रिया नहीं होती है तब तक वह ना तो समाज की भाषा सीख सकता है और ना ही उसकी आचरण और विधियां सीख सकता है। वह जैविक से सामाजिक प्राणी बन जाता है। जो सामाजिक अंतःक्रिया है उसमें बताया गया है कि जो मनुष्य है वह जब तक कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के संपर्क में नहीं आएगा वह तब तक समाज को नहीं सीख सकेगा, ना ही उसके आचरण और ना ही उसकी विधियों को वो सीख सकेगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रियाओं के निश्चित परिणाम व समाजीकरण। तो इसमें देखेंगे समाजीकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व समाज के बीच ही अंतःक्रिया के निश्चित परिणाम हो और निरंतर अंतःक्रियाओं के समाज समस्त आचरण नहीं सीख सकता है। ये सामाजिक अंतःक्रियाओं
में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है परिणामों के प्रति स्वीकृत अस्वीकृति। तो देखेंगे जहाँ क्रिया होगी वहाँ परिणाम अवश्य होगा। इसमें बताया गया है कि जहाँ पे क्रिया होगी वहाँ पे परिणाम अवश्य होगा। और चारों के बीच रहकर बच्चा चोरों के बीच रहकर बच्चा चोरी करना सीख सकता है, और परंतु उसे यह जानकारी होगी कि यह कार्य समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है और ऐसा करके वह समाज में समायोजन नहीं कर सकता है और उस कार्य को स्वीकार नहीं करेगा और समाज द्वारा स्वीकृत आचरण को स्वीकार अनुकूल आचरण करना है। इसमें बताया गया है कि बालक जैसे जैसे समाज में रहेगा वह वैसे ही समाज का निर्माण करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे को चोरों के बीच रख दिया जाता है तो वह भी चोरी करना सीख जाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट है पालन पोषण। इसमें देखेंगे कि बालक के समाजीकरण में पालन पोषण की महत्व भूमिका होती है। प्रारंभिक जीवन में बालकों को जिस प्रकार का वातावरण मिलता है और जिस प्रकार का माहौल मिलता है उसी के अनुसार बालक में भावनाएं तथा अनुभूतियां विकसित हो जाती हैं। और एक बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ व्यवस्थित कर पाता है। इसमें बताया गया है कि जो पालन पोषण है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और प्रारंभिक जीवन में जिस प्रकार का वातावरण मिलता है या माहौल मिलता है बालक उसी के अनुसार ही ढल जाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है सहानुभूति। तो सहानुभूति देखेंगे, सहानुभूति का भी बालक के सामाजिकरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनापन की भावना विकसित होती है जिसके परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे से भेदभाव करना सीख जाता है। ये सहानुभूति में बताया गया है, वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। सहानुभूति में बताया गया है कि जो सहानुभूति है वो बालक के समाजीकरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और सहानुभूति के द्वारा ही बालक में अपनेपन की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सामाजिक शिक्षण। तो सामाजिक शिक्षण देखेंगे, सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है और जहाँ पर बालक के माता पिता भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से खान पान तथा रहन सहन आदि से शिक्षा ग्रहण करता है। ये सामाजिक शिक्षण में बताया गया है। नेक्स्ट है पुरस्कार एवं दंड। जब बालक समाज के आदर्शों व मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है वहीं दूसरी तरफ जब बालक कोई असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड दिया जाता है जिससे वह भयभीत होकर वह दोबारा ऐसा व्यवहार नहीं करता है। ये पुरस्कार एवं दंड में बताया गया है कि जब बालक कोई आदर्श मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है और दूसरी तरफ वह जब बालक कोई असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड दिया जाता है जिससे वह भयभीत हो जाता है और वह ऐसा दोबारा नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है वंशानुक्रम। तो देखेंगे कि बालक के वंशानुक्रम से प्राप्त हुए आनुवंशिक गुण होते हैं जैसे मूल भाव, संवेग, सहज क्रियाएं तथा क्षमताएं आदि। इसके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। यह सभी तत्व बालक के समाजीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये वंशानुक्रम में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कैननवाल्ड का सिद्धांत एवं जेम्स लॉज सिद्धांत की आलोचना कीजिए। तो देखेंगे जेम्स लॉज की आलोचनाएं देखेंगे। जेम्स लॉज का कारण प्रभाव सिद्धांत कुछ आधारभूत आलोचनाओं के कारण इस्तेमाल बाहर हो गया था। इनका जवाब वाल्टन कैनन 1927 और फिलिप वॉर्ड 1934 ने एक नया सिद्धांत प्रस्तावित किया है। तो आगे देखेंगे, नेक्स्ट है जेम्स लॉज की आलोचनाएं कुछ इस प्रकार है, वो देखेंगे। संवेग शारीरिक प्रतिक्रियाओं से जुड़े नहीं होते हैं। जो संवेग है वो शारीरिक प्रतिक्रियाओं से जुड़े नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में शारीरिक प्रतिक्रियाओं बिना भी संवेगों को अनुभव किया जा सकता है। ये इनकी आलोचनाएं हैं जेम्स लॉज की। नेक्स्ट देखेंगे, विभिन्न प्रकार के संवेगों के अनुभव के दौरान अतिरिक्त परिवर्तन सामान्य रहते हैं जैसे हृदय में गति में परिवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे, यह पाया गया है कि शरीर के विभिन्न अतिरिक्त अंग कमोवेश असंवेदनशील होते हैं। आगे देखेंगे, आगे है
विशेष रूप से विशिष्ट आंतरिक अंगों के परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार संवेगों को आंतरिक अंगों में कृत्रिम साधनों में परिवर्तन करके अनुभव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, मस्तिष्क के जब कॉर्टिकल केंद्रों के संक्रीकरण के फलस्वरूप ही संवेगों की अभिव्यक्ति होती है। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है थैलेमिक प्रतिक्रियाओं के कारण संवेगों और संबंधी भावों का अनुभव होता है। एंड नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आंतरिक अंगों को केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली या CNS से पूरी तरह से अलग कर देने पर। नेक्स्ट है संवेगात्मक व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह उन प्रयोगों से सिद्ध किया जा चुका है जिससे बिल्लियों के अंतरालों में घटा दिए जाने के बाद भी वे जिंदा रही हैं। नेक्स्ट है किन्नरवर्ड के संवेगों का सिद्धांत। तो देखेंगे, यह सिद्धांत बताता है कि संवेगात्मक अनुभव या संज्ञानात्मक परिवर्तन और आंतरिक शारीरिक परिवर्तन और संवेगात्मक व्यवहार बाहरी शारीरिक परिवर्तन के साथ होते हैं। आदर्शों तथा किन्नरवर्ड के सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि संवेगों की प्रक्रिया थैलेमस तथा विनियमित की जाती है, जो संवेग पैदा करने वाले उद्दीपक के फलस्वरूप होने वाली उत्तेजना के परीक्षण के बाद इस जानकारी को एक साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स मांसपेशियों तथा अनुकर्मी तंत्र का तंत्र से स्वयं साझा करते हैं। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स तब पिछले अनुभवों के आधार पर कथित उत्तेजनाओं की प्रकृति को निर्धारित करता है और यह प्रक्रिया संवेग के व्यक्तिपूर्वक अनुभव को निर्धारित करती है। थैलेमस की एक ही समय में अनुकृपी और तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को शारीरिक उत्तेजना प्रदान करता है और व्यक्तियों के भागों और एक या समान करों की कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता है। यह जो बताया गया है वो किन्नरवर्ड के संवेगों के सिद्धांत में यह बताया गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को समझाइए। तो इसमें जो समाजीकरण है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है उसको समझाइए। तो देखेंगे कि बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार के बाद स्कूल में विशेष रूप से एक शिक्षक आता है। प्रत्येक समाज के कुछ विश्वास, दृष्टिकोण, मान्यताएं और कुशलताएं तथा परंपराएं होती हैं जिनको संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है और यह संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है और समाज के लोगों के आचरण को प्रभावित करती है। और शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ कार्य है कि इस संस्कृति को बालक को प्रदान करना है। जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उसमें बताया गया है कि समाजीकरण में परिवार के बाद स्कूल और स्कूल के बाद जो शिक्षक पर आता है और इसमें जो परंपराएं, कुशलताएं और मान्यताएं, परंपराएं होती हैं जिनको संस्कृति के नाम से जाना जाता है और समाज के लोगों के आचरण को यह प्रभावित करती हैं और शिक्षक के सर्वश्रेष्ठ कार्य है और इस संस्कृति को बालक को प्रदान करना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है यदि वह कार्य नहीं करता है तो बालक का समाजीकरण नहीं कर सकता है। शिक्षक माता पिता के साथ बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का हृदय विकास करने की अति महत्वपूर्ण कार्य करता है। कक्षा में, खेल के मैदान में, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाओं में शिक्षक सामाजिक व्यवहार के आदर्श प्रस्तुत करता है और बालक अपनी अनुकरण की मूल प्रवृत्ति के कारण शिक्षक के ढंगों और कार्यों आदतों और नीतियों का अनुकरण करता है। आगे देखेंगे, आगे बताया गया है अतः शिक्षक को सदैव सतर्क रहना चाहिए। उसे कोई ऐसा अनुचित कार्य व व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे बालक के ऊपर गलत प्रभाव पड़े और अतः बालक के व्यक्तित्व के समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक को मुख्यतः निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इसमें बताया गया है कि शिक्षक को सदैव सतर्क रहना चाहिए, उसे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो अनुचित हो और जिसका बालक के ऊपर गलत प्रभाव पड़े। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अभिभावक शिक्षक सहयोग। इसमें देखेंगे
इसमें देखेंगे कि सहयोग समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि वह बालक के माता पिता के संपर्क में स्थापित करके उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करे और उन्हीं के अनुसार उसे विकसित होने पर अवसर प्रदान करे। नेक्स्ट है सामाजिक आदर्श। तो सामाजिक आदर्श में देखेंगे कि शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा तथा खेल के मैदानों एवं सांस्कृतिक और साहित्यिक क्रियाओं में बालक के सामने सामाजिक आदर्शों को प्रस्तुत करे और इन आदर्शों का अनुकरण करके वह बालक को धीरे धीरे सामाजिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल की परंपराएं। इसमें देखेंगे कि स्कूल की परंपराओं को बालक के समाजीकरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि बालक का स्कूल की परंपराओं में विश्वास उत्पन्न करे और उन्हीं के कार्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। ये स्कूल की परंपराओं में बताया गया है कि स्कूल की परंपराओं में बालक पर बहुत गहरा असर पड़ता है और शिक्षक को बालक की स्कूल की परंपराओं के प्रति उसे विश्वास दिलाना चाहिए और उन्हीं के कार्यों करने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सामूहिक कार्यों का प्रोत्साहन। तो उसमें देखेंगे कि शिक्षक को चाहिए कि वह स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करें और इन क्रियाओं में भाग लेने में उसका समाजीकरण स्वतः ही हो जाएगा। ये सामूहिक कार्य में बताया गया है और उपयुक्त या बातों से स्पष्ट होता है कि शिक्षक बालक के समाजीकरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एंड थैंक यू। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन थे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।